साथियों नमस्कार। अभी कोरोना के दौरान बहुत सारे ऐसे जगहों पे मैं घूम कर आया हूं जहां पे बहुत ज़्यादा कोरोना थे, क्योंकि प्रेरकों का समस्या वहां तक रखना बहुत ज़रूरी था। और इस समय नेता मंत्री आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से हाल है कि नेता मंत्रियों के जितने करीबी हैं उनको लगातार हम न्यूज़ पे, टीवियों पे, अखबारों पे हम देख रहे हैं कोरोना से वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं और मेरे जितने साथी अभी हम लोग कार्य करके आए हैं रायपुर से, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, अपने आप को होम क्वारंटाइन पे हम लोग रख लिए हैं। कुछ दिन हम लोग घर से नहीं निकलेंगे, फैसला हम लोग लिए हैं, क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, शायद वो थकान की वजह थे या अन्य वजह थे। इस कारण हम लोग अभी घर पे ही रख के सेफ्टी के साथ में घर पे अभी हम लोग हैं। इसलिए मैं मास्क भी लगाया हूँ, और क्योंकि मेरे और मेरे कैमरामैन के बीच में 8 मीटर से ज़्यादा फासले की दूरी है, इसलिए मैं मास्क अभी निकाल के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हालांकि तबीयत खराब था, बात शायद मैं न करता अभी कुछ दिन, लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे आए जिनमें प्रेरकों बहुत सारे सवाल मेरे पास लगातार आ रहे थे। इस कारण मेरे को अपने YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होना था, और आपके बहुत सारे सवाल जो हैं उनको मैं दे पाऊँ, पूरा कोशिश मैं करूँगा। अभी हम लोग साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहाँ पे गए और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के प्रेरकों के लिए हमने कार्य किया, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था। बहुत सारे हम लोग वहाँ पे जानकारियाँ अपना दिए, और वहाँ से हमको बहुत सारे जानकारी मिले भी हैं। इन सब की बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर दूँ पूरे देश के जो 5.5 लाख से अधिक प्रेरक हैं, और अभी शिक्षा का नया ढांचा भारत पे लागू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के सहमति से। तो निश्चित रूप से उस पे कहीं एक जगह प्रेरक शब्द का उल्लेख हुआ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ गहमा गहमी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब प्रेरकों का भला हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मिथ्या तथ्य है। इस सब के बारे में मेरे से लगातार लोग बाग बोल रहे थे कि आप कुछ हम लोगों को परामर्श दीजिए। रात को मैसेज, दिन को मैसेज, भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को लगातार पूछा जा रहा था, और मैं सही रूप से उनका जवाब दे नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इसको समझना चाह रहा था। क्योंकि अलग अलग जो हमारे बीच में विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, वो अपना अपना मत रख रहे थे। मैं सबको पहले अध्ययन करना चाह रहा था, उस संबंध में मैं जानकारी भी इकट्ठा कर रहा था। लेकिन मैंने इसके बारे में अध्ययन किया, और जब जाना तो मैं सोचा मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह हकीकत आप सभी प्रेरकों के सामने रख दूं। साथियों, हम इसके बाद में छत्तीसगढ़ के जितने प्रेरक साथी हैं उनके बारे में हम लोग रायपुर पे अभी क्या क्या किए उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन चलिए हम लोग अभी जान लेते हैं प्रेरक शब्द जिस स्थान पे आया हुआ है। मैं अभी मैसेजों पे देख रहा था, और टीवी अध्ययन बहुत सारे सोर्स के माध्यम से किया, तो वहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, समर्पित प्रशिक्षकों आब्लिक शिक्षकों आब्लिक प्रेरकों की मौजूदा संरचनाओं की आवश्यकता होगी। यह जहां शब्द पे प्रेरक शब्द को उल्लेख किया गया है, तो सभी ये बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें प्रेरक अर्थात साक्षर भारत के प्रेरक, ये शब्द इसमें रखे गए हैं। मैं मैसेज को एक बार पुनः पढ़ूंगा। ये 21.7 पे लिखा हुआ है कि जो तीसरा भाग है इसके, समर्पित प्रशिक्षकों आब्लिक शिक्षकों आब्लिक प्रेरकों की मौजूदा संरचनाओं की आवश्यकता होगी। परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करना। सभी 5 प्रकार के वयस्कों के लिए प्रशिक्षक एडल्ट एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क में वर्णित शिक्षा को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों को व्यवस्थित करने और सीखने का नेतृत्व करने के लिए वयस्क शिक्षा केंद्रों पर गतिविधियां, साथ ही स्वयंसेवक प्रशिक्षकों के साथ समन्वय, ट्यूटर्स, योग्य समुदाय के सदस्य प्रत्येक HEI के मिशन के हिस्से के रूप में HEI सहित उनके स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और स्वयंसेवक बड़े पैमाने पर वयस्क साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या एक के रूप में सेवा के लिए ऑन वन स्वयंसेवक ट्विटर उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए पहचाने जाएंगे। साथियों, ये हमारे मैसेज में है, इसको लेकर बहुत सारे भ्रांतियां चल रही हैं, बहुत सारे विचारविद अपना अपना विचार रख रहे हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि हमारे सभी प्रेरक मैसेज को ध्यान से पढ़ें। उनके एक एक शब्दों को अगर हम समझेंगे तो बहुत ही सरल है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन से सोच लेते हैं, बोल देते हैं। मन से सोचने से
जो वाक्य वहां पे लिखा गया है वह रूपांतरित नहीं होगा, हमारे कहने हमारे चाह लेने से नहीं होगा। अगर एक लोमड़ी अपने आप को बोल दे कि मैं शेर हूं और घोषणा कर दे मैं शेर हूं, तो वह शेर नहीं हो सकता है। उसकी बनावट, उसकी चाल ढाल, उसकी आवाज, बहुत सारे चीज होती है जो खुदा ने, या बोल सकते हैं प्रकृति ने उसको बनाया है, उसी के अनुसार जब वो बनेगा तभी शेर हो सकता है। वरना हर लोमड़ी अगर उसके लक्षण कुछ दिख जाए कि वो भी शेर की तरह अंदाजों चलने लगे और हम बोल दें कि यह शेर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ में अन्याय होगा। इसी प्रकार अगर प्रेरक शब्द कहीं उल्लेख है और हम पूरा ढिंडोरा पीट दें बिना जाने बिना समझे कि हाँ हाँ अब सबका हो गया है या अब किसी का नहीं हो रहा है, तो यह गलत है। इसके लिए हमको बारीकी से एक एक शब्द को जानना जरूरी है और मैं वह शब्द आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि कौन कौन से शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। साथियों, यहां पे लिखा गया है समर्पित प्रशिक्षकों। अब आप सोचेंगे समर्पित कौन है? सबसे पहला जो इसमें शब्द प्रारंभ हुआ हमारा समर्पित। समर्पित यानी जो इसको समर्पण किया गया है, वहां पे उसको रखा गया है या उसको एक व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन के लिए वहां पे नियोजित किया गया है, उसको हम बोल सकते हैं समर्पित। जैसे हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य, विश्व के बहुत सारे संगठन हैं, वो क्या है, सब समर्पित संगठन हैं। तो ये संगठनात्मक रूप से उनको समर्पित एक उद्देश्य के लिए वहां पे रखा गया है। अब उसमें हम आगे जैसे बढ़ेंगे समर्पित शब्द को समझने के बाद, प्रशिक्षकों, शिक्षकों, प्रेरकों की मौजूदा संरचनाओं, इसमें है प्रशिक्षक यानी कि जो प्रशिक्षण देता है, शिक्षक या शिक्षकों जो शब्द उल्लेख है, तो हम लोग ये सोच लेते हैं शिक्षक यानी जो स्कूल में शिक्षा देता है, वो निश्चित वे भी शिक्षक में आते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके रूप होते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई टेक्निकल पढ़ाता है। इसी प्रकार शिक्षक यानी जो शिक्षण देता है, न मात्र यह कि जो हम लोग साक्षर भारत में शिक्षा देते थे या स्कूलों में जो शिक्षा मात्र देते हैं, बहुत सारे संस्थान होते हैं, मात्र स्कूल ही नहीं है, अन्य संस्थानों पे भी शिक्षक होते हैं जो विभिन्न रूपों पे अपने विद्यार्थियों को या अपने अनुयायियों को शिक्षित करते हैं। उसी प्रकार प्रेरक शब्द, प्रेरक शब्द मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, मेरे वीडियो के अंत में आप नीचे देखेंगे लिंक डला हुआ है सब्सक्रिप्शन में, आप जाके वहां पे प्रेरकों के लिए किस प्रकार नियुक्ति हुई, प्रेरकों का अर्थ क्या है, सभी चीजों को मैं व्याख्या पूरे वीडियो में अपने कर चुका हूं, आप देख लेंगे उसको। प्रेरक तो विवेकानंद भी है, प्रेरक तो बड़े बड़े महापुरुष भी हैं जिनसे हम प्रेरित होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हम परमानेंट प्रेरक हैं? प्रेरक कोई पद नहीं था, प्रेरक का काम था प्रेरणा देने वाला। उसी प्रकार साक्षर भारत के जो प्रेरक थे वो हम थे, इसलिए इस शब्द को जानना जरूरी है। हो सकता है क्रांतिकारी के रूप में प्रेरक हो, या हो सकता है टेक्निकल के चीज में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रेरक हो सकते हैं। इसलिए कभी भ्रम में मत रहिए कि कहीं भी प्रेरक लिखा हुआ हो उसको अपने आप से जोड़ लीजिए, हाँ मैं प्रेरक हूं। कुछ समय पहले आया था कि स्वास्थ्य विभाग में प्रेरकों की भूमिका होना चाहिए, कहीं पेपर में लिखा हुआ था, सभी प्रेरक सोच लिए कि हम स्वास्थ्य विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग के ज्ञान ही नहीं है, वहां पे भी आप बोल देंगे कि हाँ ये हमारे बारे में जिक्र है, तो ये गलत है। हर विभाग के अलग अलग सिस्टम होते हैं। साथियों अब इसमें हम लोग चल देते हैं, यहां पे एक जगह लिखा हुआ है HET। ये HET क्या है? अगर हम शब्दों को पहले समझ लेंगे फिर मैं इसको पूरा मैसेज को आपको समझाऊंगा। HET साधारण शब्द में अगर हम इसको फुल फॉर्म में आप जाइए गूगल पे आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन जो हमारा होता है HE, उसके आगे आप इसमें आप लगा सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है या इंस्टीट्यूट है, HET हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हायर एजुकेशन क्या होता है? जो हमारे शिक्षा है उससे और उच्चतम रूप से कोई गुणवत्ता हासिल करना, किसी एक फील्ड में हम अगर गुणवत्ता हासिल करते हैं, जो हमारे मौजूदा शिक्षा है उसको और बृहत रूप में या बड़ा रूप में अगर हम परंपरागत रूप से किसी चीज में दक्षता हासिल करते हैं या दक्षता देने वाली जो चीज होती है उसको बोला जाता है हायर एजुकेशन। हमारे बेसिक एजुकेशन से ऊपर की जो सिस्टम होती है। अब निश्चित रूप से आपको HET क्या है इसमें भूमिका आप समझ गए होंगे, और मैं आपको इसमें एक लिखा हुआ है शब्द संसाधन, आप जब मैसेज पढ़ेंगे वहां पे एक संसाधन लिखा है, तो मैं इसका एक डिफाइन आपको करके मैं बताऊंगा कि एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन जो होता है मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो
आप जब इन शब्दों को निकाल के पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आ जाएगा कि यह अक्षर ज्ञान नहीं है, यह कौशल प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है, या हम बोल देते हैं कि यह प्रशिक्षक संस्थान के बारे में कहा गया है। अभी आप मौजूदा माहौल में देखेंगे या बार बार आत्मनिर्भर की बात आ रही है, स्वावलंबन की बात आ रही है, उस संबंध में शिक्षा को आप डाइवर्ट करने की बात है। अब मात्र पढ़ने के लिए, रटने के लिए शिक्षा का उपयोग नहीं होगा भारत में। ये साक्षरता नीति में जो यहाँ के शिक्षा विभाग, जो अभी मंत्रालय हमारे नए गाइडेंस लागू की है, उसमें लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि अब उसको पढ़ना नहीं है, उसको जीवन में लागू हो सके, जिससे जीवन का विकास हो सके, उन शिक्षाओं की महत्वता है, उनको आगे बढ़ाना है। इसमें कौशल प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और उसी शिक्षा के आधार पे है। अर्थात साधारण शब्दों में आपको मैं कहूं तो इस मैसेज का मतलब है, या इस वाक्य का जो पूरा मैसेज मतलब है कि लोगों को कौशल विकास की ओर अग्रसित करना, या किसी एक विषय जो उसके रुचि हो उस पे उसका शिक्षण या प्रशिक्षण देना, उनके लिए प्रेरकों की भूमिका होगी। उस प्रकार के शिक्षकों के, मैं बोल रहा हूं जैसे किसी को मोटर बनाना है, मान लीजिए पानी की मोटर बनाना है, तो उसको मोटर बनाने वाले प्रेरक की जरूरत है, ना कि अक्षर ज्ञान वाले प्रेरक की जरूरत है। अगर किसी सिलाई मशीन किसी बहन को चलाना है तो उसको सिलाई मशीन वाली प्रेरक की जरूरत है, ना कि उसमें साक्षरता प्रेरकों की जरूरत है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा। प्रेरक शब्द से मतलब अपने आप को हर जगह जोड़ लेना नहीं है। इतना तो कम से कम हमारे बीच में जितने लोग हैं जो बोल रहे हैं उनको समझना होगा। मैं मानता हूं समझ में त्रुटि हुई होगी, उसको सुधार के आगे की गति आपको देना होगा, वरना हम लोग भ्रमात्मक शब्दों में जुड़े रहेंगे। जैसे लगातार आ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आएगी, उसमें प्रेरकों की भूमिका होगी, पढ़ना लिखना आएगा उसमें प्रेरकों की भूमिका होगी, और यही बोलते बोलते 2 साल तक जहां भी प्रेरक शब्द होते थे उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते थे और ये बोल देते थे, कमेंट कर देते थे हमारे बड़े लीडर कि अब प्रेरकों का हो जाएगा, अब आगे लड़ाई बंद कर दो, और राज्य स्तर पे कभी लड़ा ही नहीं गया। अब आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या जो इस वाक्य में लिखा गया है उसमें हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल सकता है? मैं बोलता हूं मिल सकता है। उसके लिए आपको समग्र प्रयास करना होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, एक योजनाबद्ध लड़ाई। आपके अंदर कौन सी पर्सनालिटी है, आप किस चीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पे हम लोग लागू किए हैं, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं, और लोगों को इन संबंधों में हम जोड़ के उनका जो कला है, उनके अंदर जो हुनर है, उसको निखारने में मदद कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग चाहे प्रेरक जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो बेरोजगार पड़े हों, उनको ट्रेनिंग देने की हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से कि आप इनको ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ महीना प्रशिक्षण दे दीजिए, और ये जाके गाँवों पे दें। इनके लिए पहले प्रेरकों के लिए व्यवस्था हो, या प्रेरकों को ऐसे रोजगार में रख दिया जाए, बेरोजगार जो कर दिए हो, जो प्रेरक अपने रूप पे, अपने अध्ययन के आधार पे कर सके। इन सब समस्याओं के निदान के लिए हम लोग समग्र रूप से छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हैं, और सरकार एग्री भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस चीज को बहुत बारीकी के साथ ध्यान दे रही है कि प्रेरकों को किस प्रकार कहां मर्ज किया जाए। इसके संबंध में अभी हम लोग रायपुर पे गए थे, वहां पे मीटिंग भी हुई है, बहुत सारी बात भी हुई है, जिसको मैं छत्तीसगढ़ के प्रेरकों को आगे बताऊंगा। लेकिन पूरे देश के मैं प्रेरकों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग भ्रम में मत आइए, और यह मत सोच ले कि अब हमारा हो रहा है। मैं बता दूं कि ये जो हो रहा है बोलने वाले हैं, इनमें अधिकतर वैसे लोग अपने आप को प्रबल कर रहे हैं जो पहले बड़े बड़े वादा किए थे और हार गए थे। जैसे पढ़ना लिखना आएगा, उसमें प्रेरकों की भूमिका है, पूरा घोषणा कर दिए थे, नहीं आया, तो अपने आप को हारे हुए महसूस कर रहे हैं। प्रेरक उन पर दबाव डाल रहे हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, इतना साल हमारा बर्बाद। तो अपने आप को बचाने के लिए जहां भी उनको प्रेरक शब्द दिखता है उसको वो ढकेल देते हैं, देखो ये आगे हम लोग बोले हैं। लेकिन हकीकत के साथ आप जीना होगा। मैं अभी हाल फिलहाल एक वरिष्ठ प्रेरक जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करते थे, उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ। कुछ विवादों पे वो मेरे से संतुष्ट नहीं थे कि आप इतना ज्यादा शायद क्यों काम करते हो, छत्तीसगढ़ पे जो भी आप दिखा रहे हो गलत है, वीडियो फोटोस आते हैं बोल दिए सब गलत है, इस प्रकार बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाया। मैं उनका जब वास्तविक एज उनके एफबी वगैरह में जाके देखा तो उनका एज मिनिमम 65 साल से ज्यादा था। अब 65 साल का कोई बुजुर्ग हमारे लिए लड़ाई करता है और वो ज्ञापन लेके जाता है कि मेरे को रोजगार चाहिए। अब भैया 62-63 साल बाद रिटायरमेंट तो बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया जाता है। 65 साल का बुजुर्ग जब जाएगा तो ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई बाकी लोग भी इसी एज के होंगे, अब इनको रोजगार न दिया जाए।
अब ये रोजगार लायक नहीं है। कहीं ना कहीं मंत्री नेता देखते हैं कि ये तो मेरे भी दादाजी की उम्र के हैं, अब इनको कैसे रोजगार दिया जाए। तो ऐसे लोगों के कारण में बहुत सारी योजना फ्लॉप हो जाते हैं। हम जब मांग रखने जाते हैं, उनको बताना चाहिए कि इस एज ग्रुप से लेके इस एज ग्रुप तक के हमारे पास प्रेरक है। उसके लिए बताने मात्र से नहीं होगा, पूरे डाटा होना चाहिए उनके पास में। लेकिन आज तक के राष्ट्रीय लेवल पे और राज्य लेवल पे कोई भी डाटा गणना की बात नहीं करते हैं। डाटा के बारे में कहीं पे भी मैं देखता हूं पहल बहुत कम राज्यों में, कुछ राज्यों पे हुआ है लेकिन बहुत कम राज्यों में होगा कि किस प्रेरक का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। विभागों पे वो डाल देते हैं कि मंत्री जाने, नेता जाने। मंत्री नेता क्यों जानेगा? लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अध्यक्ष हम हैं, तो हमको पता होना चाहिए, लीडर्स को पता होना चाहिए। एक एक प्रेरक की आपके पास जानकारी होना चाहिए, किसकी शिक्षा कितनी है, उसके अनुसार से आप उनका ग्रुप निकाल लीजिए, उनका रूपरेखा बना लीजिए, गोशवारा, और उसके आधार पर मांग को रखिए। और हम लोग यही कर रहे हैं। जिसका जिस प्रकार की शिक्षा है उसको उस प्रकार से मर्ज करने के लिए सरकार को ऑप्शन दे रहे हैं, और तब सरकार जाके कहीं ना कहीं आगे बात को मानने के लिए तैयार हो रही है। तो आपको भी मैं आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार सभी राज्यों में लड़ाई हो, और लड़ाई को आप लोग छेड़ दीजिए, मांग लेके जाइए, नेताओं से बात कीजिए, टेबल टू टेबल बात करने की कोशिश कीजिए। आपने वोट देकर उनको बनाया है, बखूबी मैं जानता हूं साक्षर भारत के प्रेरक या गरीबों का दर्द जो होता है सुनने के लिए तैयार है, अगर हम जाएंगे ही नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे लीडर हैं जो आज तक के मैं देखता हूं एक आध दो बार ही मंत्रालयों पे गए होंगे, कभी प्रधानमंत्री तक नहीं जा पाए, कभी शिक्षा मंत्री तक के नहीं जा पाए। वहां पे कोई आप हम देख लें कि प्रमाणित कोई लेटर अगर दिया गया हो तो ना की मात्रा में होगा। धरना कर लेने से, चिल्ला देने से या ज्ञापन देने से नहीं होता है, टेबल टू टेबल उसमें बात करना होता है। दो चार लोग गए, एक आध बार गए, उसके बाद भी दोबारा क्या हुआ, आवेदन हमारा पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि हम लोग चल देते हैं ऑफिस के बाहर में, या बाबू को कोई लेटर दे देते हैं, ऑफिस तक के वो अधिकारी तक के मंत्री तक पहुंचा या नहीं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमको देखना चाहिए, एक लीडर को देखना चाहिए कि वो लेटर कहां तक जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूं पूरे भारत के प्रेरक अब समझ गए होंगे इस बात को, और लड़ाई की तरह लड़ा जाए, एक दूसरे के ऊपर ना ढाला जाए। मैं देखता हूं यहाँ टांग खींचने वालों की संख्या ज्यादा है, देख रहे हैं एक दूसरे से राज्य पे कि ये लड़ रहा है तो उसको रोक दिया जाए, किस प्रकार उसके पीछे चक्रव्यूह किया जाए। खासकर जो पुराने लीडर हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मैं खबर रहता हूँ, सबको नहीं बोलता, कुछ पुराने लीडर, क्योंकि वो हार चुके हैं तो उनका एक मनसा है कि सामने वाला भी हार जाए। प्रेरकों को निराश करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, कभी बोलेंगे सब कुछ हो जाएगा, कभी बोलते हैं आप कुछ नहीं हो सकता, तो वो श्योर नहीं है। और उनकी एज लिमिट भी पार हो गई है, तो वो लड़ने वाले भी नहीं हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाणक्य का अगर हम कहानी पढ़े, चाणक्य भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो वनवासी बालक था उसको राजा बना दिए थे, सम्राट बना दिए थे। तो वो भी जब एक ज्यादा तो रिटायरमेंट लेके जंगल पे कुटिया पे रहना चालू हो गए, और चंद्रगुप्त को गाइडेंस देते थे, पद नहीं लिए। तो इसी प्रकार से जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं प्रेरक हैं, उनको भी यही प्रवृत्ति चाणक्य की तरह अपनाना चाहिए। रिटायरमेंट लेके जो एनर्जेटिक है उनको आगे करना चाहिए, या खुद के अंदर एनर्जी करके उनको लड़ाई छेड़ना चाहिए, ना कि फेसबुक व्हाट्सएप पे। इसको कोई अन्यथा ना ले, ये यथार्थ बातें हैं। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ पे हम लोग गए थे अभी, छत्तीसगढ़ पे जो पीसीसी अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, और प्रेरकों के लिए, रोजगार के लिए बहुत जल्द पहल करने की बात हो गई है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ के प्रेरकों का भला होने वाला है। और हमने पूरा एक एक जानकारियां, एक एक ब्यौरा, एक एक प्रेरक की क्या शिक्षा स्थिति है, पूरी फाइल हमने बना के उनके सामने प्रस्तुत किया है। उनके समग्र ही नहीं, पूरे जितने हमारे मंत्रालय हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर हर जगह में दिया गया है। और कोई काम अचानक नहीं हो सकता है, कोरोना काल है, बहुत सारे बजट कोरोना के दरमियान खत्म हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार है, केंद्र मोदी सरकार है, बजट भी थोड़ा कमा रहे हैं, राज्य अपने बजट के निर्धारण कर रही है। और मैं मानता हूं कि कुछ दिन बाद प्रेरकों का सुनहरा भविष्य छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी जी से भी मुलाकात किया, उनसे भी बात किया है, उन्होंने भी सहमति दे दिया है कि मैं आप लोगों की मांग को पूरा विधानसभा हो, चाहे जहां जहां रखना हो या जिस जिस मंत्री के पास में रखना हो, मैं पर्सनली रूप पे जाऊंगा, उनके पास में रखूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री को एक लेटर भी लिखा कि आपने आश्वासन दिया था, वादा किया है, तो उनकी वादों को आप अमल कीजिए और बहुत जल्दी आप पूरा भी कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इस समय प्रेरक हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार मानेगी बात।
और छत्तीसगढ़ के प्रेरक लड़ाई से अपने पीछे नहीं हटेंगे और रोजगार पालेंगे। और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के ही नहीं, पूरे देश के प्रेरक एक साथ रोजगार पाएं, वो भी लड़े, हर राज्य पे दबाव बनाया जाए। हो सकता है राज्यों पे दबाव डालने से सब मुख्यमंत्री या जितने मंत्रालय हैं केंद्र पे दबाव डाल दें, कोई नीति आ जाए हमारे